स्मृति जी नया मकान लेकिन सीट वही, नया मकान कांग्रेस परेशान, वो आपको हरा देंगे इस बार। आप 4 जून को देख लीजिएगा। बेटे से स्मृति ईरानी की हार हुई है। आप चाहती थी कि राहुल जी लड़े चुनाव यहाँ से? कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हारने की घोषणा हो जाए। कोई उनका ऐसा जुझारू नेता उनको नहीं मिला जो अमेठी से चुनाव लड़ ले। ये हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। लव इट। चक्कर आ गए। स्मृति ईरानी जी का बंगला छीनने पर अंजना ओम कश्यप जी की खिल्ली तो जरा देख लें। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और स्मृति ईरानी जी हैरान परेशान है कि उनका जो आलीशान बंगला है वो उनसे फाइनली छिन गया है। और हमें इसकी बड़ी तसल्ली है, दिल में खुशी है, क्योंकि वो इतने राजसी ठाट बाट डिजर्व नहीं करती। तो इस वीडियो में होगा स्मृति ईरानी जी का अच्छा खासा वाला रोस्ट। अलॉन्ग विद दैट विमेन इश्यूज का जो मखौल बना करके स्मृति जी ने रख दिया था ना, एक महिला होकर के कोई डिग्निटी उनके अंदर नहीं थी, तो उस पे भी उनकी जो असलियत है उसका पर्दाफाश होते हम देख लेंगे भाई। तो आखिर तक बने रहिएगा। आई एम प्रिटी श्योर कि आप सबने वो फुटेजेस देखी होंगी जिसमें वो बोल रही थी जवाब दो सोनिया गांधी, माफी मांगो। किस हक से? रिस्पेक्ट क्या होती है स्मृति जी को करना ही नहीं आता। खैर जनता ने उन्हें वोट ना देकर जो उनकी डिसरिस्पेक्ट करी है उससे अकल तो अच्छी खासी उन्हें आ ही गई होगी। आफ्टर लूजिंग एक सम्मेलन था जिसमें वो बैठी हुई थी, तो वो ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे स्माइल कर रही हैं, गिगल कर रही हैं, एक्स्ट्रा हंस के दिखा रही हैं। और मोदी जी का भी जीतने के बाद इस बार यही हाल था, क्योंकि वो बैसाखियों से पहुंचे हैं ना, वो जोश पूर्ण बहुमत वाली बात तो बिल्कुल हरगिज नहीं है। और अगली बार जैसे अपन ने स्मृति जी को इस बार बाय किया ना, वैसे अपन मोदी जी को टाटा करेंगे। ऑल थैंक्स टू भारत की वो जनता जिसके पास पॉलिटिकल विजडम है। सो थैंक यू। जी नया मकान लेकिन सीट वही, नया मकान कांग्रेस परेशान। एक्चुअली आपने कहा अगर मैं जीत रही हूँ तो अगर जीत नहीं रही होती तो यहाँ पर गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ रहा होता। तो गांधी परिवार ने आज यहाँ पर स्वयं नामांकन ना करके भाजपा की जीत की घोषणा कर दी है। तो बेटे से स्मृति ईरानी की हार हुई है। एकदम जनता पर आपको भरोसा है क्या? मैं दोबारा कहती हूँ, अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती कि कांग्रेस पार्टी जीते तो वो किसी और को, अपने प्रॉक्सी को यहाँ पर कैंडिडेट नहीं बनाते। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। प्रॉक्सी आपने कहा, और मेरा अगला प्रश्न वही है कि क्या केएल शर्मा प्रॉक्सी, क्या आपकी लड़ाई सीधे मान रहे लोग, बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी से आपकी लड़ाई है, वो बिहाइंड द सीन्स वो मैनेज कर रहे हैं? देखिए जो लोग काफी मोहित हैं उनसे, उनको बड़ी मुझे लगता है थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास उत्तर प्रदेश का बतला दूं। 2022 के विधानसभा के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी और नेतृत्व श्रीमती वाड्रा का था। तब विशेषता वो चाह रही थी कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीत दर्ज करे। चाहती थी कि राहुल जी लड़े चुनाव यहाँ से? मेरे चाहने ना चाहने से ब्रह्मांड नहीं चलता। आज भी गांधी परिवार का यहाँ से ना लड़ना, भाजपा का प्रत्याशी कौन है? पुनः भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता है। तो पूरे परिवार में जो कांग्रेस पार्टी का मुख्य केंद्र बिंदु है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, अथवा कोई उनका ऐसा जुझारू नेता उनको नहीं मिला जो अमेठी से चुनाव लड़ ले। ये हार उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिली है, ये हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। तो मेरा ये मानना है कि आज इस भूमि से 2 इतिहास रचे गए। एक, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हारने की घोषणा हो जाए। अरे भाई जमीन चुनाव हारने की घोषणा, बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा, जीत की अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो ये सीट नहीं छोड़ती। कि इन नेताओं को ये भी समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं होती, इसलिए इन नेताओं को अपनी विनम्रता कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। 400 अभी भी व्यावहारिक लग रहा है। लोग कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड फेज में वोटर में उदासीनता है, वो कोई लहर नहीं है। मैं बताऊं मोदी मैजिक क्या है, जीतने के लिए 272 ही चाहिए। इन सबका फोकस 400 पे है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वो लकीर खींची है। कुछ भी सही में मजा आया। बताता हूँ, पहले ये देखो। तो प्रश्न आज ये उठता है कि और कितनी बेटियों का बलात्कार होगा, कब सरकार जागेगी और देश की जनता को ये बताएगी कि हमने ये ठोस कदम उठाए ताकि बलात्कार को रोक सके। आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा
मात्र साउंड बाइट देने का काम किया है। महिलाओं का अगर वो असली कष्ट समझती तो ना तो उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता, ना महंगाई। और तुम्हारे राज्य में क्या हुआ है सबने देखा। शी इज डबल फेस्ड। महिला सम्मान, महिला सुरक्षा के विषय को कम्युनल सब्जेक्ट से जोड़ना, राजनीति करने का इससे बड़ा दुस्साहस महिला के नाम पर इस सदन ने शायद ही कभी देखा होगा। कोई इनसे सीखे। पावर में आने के बाद उनके रंग ही बदल गए थे। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं कि इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। वो राजनीतिकरण अपेक्षित भी है, क्योंकि सत्ता की गलियारों में सत्ता हथियाने के लिए इस प्रकार के कई प्रयोग, इस प्रकार के कई चलन राजनीति में प्रचलित हैं। सीखे इनसे, सीखे। ये वही स्मृति जी हैं जिन्होंने निर्भया के मामले में सड़कों पर धक्के खाए थे, सियासी हमले बोले थे और अब खामोश हैं। अबे हमें क्यों दिखा रहा है सब? महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश कौन सा है? सीरिया, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? जी नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक वो देश है भारत। सर्वे के मुताबिक भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के चलते महिलाओं के हालात नाजुक हैं। मानव तस्करी, महिलाओं को सेक्स धंधों में धकेलने के लिहाज से भारत अव्वल है। इसके अलावा एसिड अटैक, खतना, बाल विवाह, मैरिटल रेप को भी रिपोर्ट का आधार बनाया गया है। इस सर्वे में भारत पड़ोसी मुल्कों अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भी आगे है। बता दें कि साल 2011 में हुए थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वे में अफगानिस्तान, कांगो और पाकिस्तान के बाद भारत को चौथे नंबर पर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश माना गया था। लेकिन इस लिस्ट में भारत अब पहले नंबर पे है, जो देश के लिए चिंता का विषय है। क्या बात को जवाब को देगो? जब बात को जवाब को देगो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू यादव। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।